हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। हम देख रहे हैं हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2016 का जीएस पेपर 1 डिस्कशन और ये है इसका पार्ट 4 जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर 61 टू 80। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा यूपीएससी प्रीलिम 2017 के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर सीरीज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61। जी देखिए, ये क्वेश्चन क्या है। इंडियाज रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डिक्लेयर्ड दैट रैंकिंग। मतलब क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये जो इंडेक्स है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो आप ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप जानते होंगे इसका आंसर जो है वो है वर्ल्ड बैंक द्वारा ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो लाया जाता है। सो हमारा आंसर हो जाता है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 62। नेट मीटरिंग समटाइम सीन इन द न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द, मतलब ये जो नेट मीटरिंग था ये किसके बारे में है, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो ऑप्शन वन क्या है, प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ द सोलर एनर्जी बाय द हाउस होल्ड एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए ये नेट मीटरिंग था, ऐसा ये ऑप्शन है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ पाइप नेचुरल गैस इन द किचन एंड हाउस होल्ड्स। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन ऑफ सीएनजी किट्स इन मोटर कार्स। सीएनजी के बारे में है, यहाँ पे नेचुरल गैस, यहाँ पे सोलर एनर्जी। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन ऑफ द वाटर मीटर्स इन अर्बन हाउस होल्ड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे वाटर मीटर्स का इंस्टॉलेशन करना है, ऐसा ये डी ऑप्शन है। और हमें बताना है नेट मीटरिंग किसके बारे में। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है वो है ए, दैट इज प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ अ सोलर एनर्जी बाय हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। ठीक है, ये नेट मीटरिंग कैसा था, तो यहाँ पे देखिए कि सोलर एनर्जी हमारे घर पे ना ऐसे पैनल लगाने थे जो सोलर एनर्जी को मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। जितनी कुछ एनर्जी है वो हमें यूज करनी है और बाकी जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस में मतलब भेज दी जाती थी, ऐसा ये नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट था। और ये उस समय मतलब पिछले साल कुछ तो एक योजना का इशू इसके बारे में, योजना के इशू में इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई थी। तो इस वजह से यूपीएससी ने नेट मीटरिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, बंजारास ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री वेयर। तो ये बंजारा लोग कौन थे, ऐसा एक क्वेश्चन था। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन क्या है, एग्रीकल्चर, वॉरियर्स, वीवर्स या फिर ट्रेडर्स। तो वो आपने वो एक मूवी आई थी एक था टाइगर, उसका एक गाना सुना होगा बंजारा, ऐसे वो कुछ तो था ना उसमें कि ना जागा ना सोया दिल मेरा बंजारा, ऐसे कुछ तो था लाइनिंग उसमें। तो देखिए दिल बंजारा मीन्स ऐसे तो हो सकता है कि ये एग्रीकल्चर मतलब बहुत ही घूमना वगैरह ऐसे कुछ तो काम होगा। तो एग्रीकल्चर और वीवर जो है वो ऑप्शन चले जाते हैं और बचते हमारा वॉरियर और ट्रेडर्स। ठीक है, तो मतलब ये कुछ तो एक वाइल्ड लॉजिक लगा लिया था मैंने वो जब ये क्वेश्चन पढ़ा था तब, और मुझे लगा था कि ए और सी ऑप्शन नहीं होगा, बी और डी में हमें चेक करने पड़ेगा, ऐसा मैंने गेस करके फिर बाद में इसको ट्रेडर्स जो था वो मार्क कर दिया था। और वो लकीली जो था ना ये राइट भी आ गया था। बंजारा जो है वो ट्रेडर्स होते थे उस समय, और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय उन्होंने मार्केट रिफॉर्म्स में एक अच्छा रोल प्ले किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 64 नंबर क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड द फर्स्ट डिसिफर्ड द एडिक्ट्स ऑफ द एम्परर अशोका। तो एम्परर अशोका के जो एडिक्ट्स थे उसको किसके द्वारा डिसिफर कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शंस दिए गए थे, जॉर्ज वूलर, आफ्टर दैट जेम्स प्रिंसेप, मैक्स म्यूलर या फिर विलियम जोन्स। ठीक है, तो ये कर दिए गए थे जेम्स प्रिंसेप इनके द्वारा। ठीक है, बी है इसका आंसर, एम्परर अशोका के एडिक्ट्स जेम्स प्रिंसेप द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 65 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ग्राम न्यायालय एक्ट इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, एज पर द एक्ट ग्राम न्यायालय कैन ओनली हियर सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ओनली है, जैसे कि हमने कहा था ओनली वगैरह होगा तो अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओनली वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये गलत है कि ग्राम न्यायालय जो है ना वो सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों केसेस जो है वो मतलब इसके बारे में सुनवाई कर सकते हैं। तो ये बात फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट इज द एक्ट अलाउज ओनली सिविल सोसाइटीज एज मीडिएटर और रिकाउंसिलेटर्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओनली होने के बावजूद ये जो स्टेटमेंट है ये बारे में इसके बारे में सही है कि ये जो सोशल एक्टिविस्ट जो है इन्हीं को ये मीडिएटर्स बना सकते हैं। तो ये बात जो है इसके बारे में सही है, ये फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया। हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज टू ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो पढ़ लीजिए। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विथ रेफरेंस टू दी ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टीपीपी जो था वो उस समय न्यूज में था, और आई थिंक उस समय के हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना इसमें एक स्पेसिफिक मतलब डेडिकेटेड चैप्टर जो था वो टीपीपी और आरसीईपी पे बनाया गया था। तो इसी वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज एन एग्रीमेंट अमंग द ऑल पैसिफिक रिम कंट्रीज एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया। नेक्स्ट इज इट इज अ स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर द पर्पज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे भी कीवर्ड कौन कौन से है, तो यहाँ पे ऑल कहा गया है और ये ओनली कहा गया है। ठीक है, तो ऑल
जी देखिए, पैसिफिक रिम के 12 कंट्री जो है ना वही इसका पार्ट है, सभी इसमें पार्ट नहीं है। और चाइना और रशिया जो है ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ऑल नहीं है पैसिफिक रिम के कंट्रीज, तो ये इनकरेक्ट हो गया। और साथ ही साथ ये सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए नहीं, मतलब ट्रेडिंग वगैरह इसके बारे में भी ये था। तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये हमारे इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू करेक्ट। ठीक है, तो ये पैसिफिक रिम हो गया। देखिए यहाँ पे पहले तो बताया गया था कि चाइना और रशिया नहीं है, ठीक है, जापान है, तो ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ पे कुछ नेशंस है जो इसका पार्ट नहीं है, साथ ही साथ जो बीच में आइलैंड कंट्रीज है, और यहाँ पे ये जो पार्ट है ये भी इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ये पहला जो स्टेटमेंट था वो रॉन्ग हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, तो सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए नहीं, ट्रेड वगैरह इसकी बातों के लिए भी ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडिया अफ्रीका समिट। तो इंडिया अफ्रीका समिट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये मैं बता रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्या है, हेल्ड इन 2015 वाज द थर्ड सच समिट। ठीक है, ये जो 2015 अक्टूबर 2015 में जो समिट हुआ था वो अपनी तरह का ऐसा थर्ड समिट था, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है। नेक्स्ट इज वाज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय जवाहरलाल नेहरू इन 1951। ठीक है, मतलब ये जो समिट होते थे ये सबसे पहले स्टार्ट किसके द्वारा कर दिए गए थे, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। और हमें बता रहे हैं इनमें से कौन से करेक्ट है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये बात सही की है, थर्ड एडिशन था इसका 2015 में जो हुआ था। लेकिन ये इनकरेक्ट है कि ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं, हमारे जो पीएम थे मनमोहन सिंह सर, इनके द्वारा ये 2008 में स्टार्ट कर दिया गया था, और ये इसका थर्ड एडिशन था। ये बात सही है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज वन ओनली। ठीक है, 2008 में ऐसी पहली समिट जो थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के इनिशिएटिव के साथ स्टार्ट कर दी गई थी, और 2015 का ये थर्ड समिट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, what is या फिर आर द पर्पज ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट अनाउंस बाय आरबीआई। ठीक है, तो ये जो है ना एमसीएलआर, इसका मेन पर्पज क्या था, ऐसा ही क्वेश्चन था। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट थे ना, इसके बारे में कुछ एक मेथोडोलॉजी बनानी थी, ऐसा ये इसके लिए ये एमसीएलआर लाया गया था। इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना था, और साथ ही साथ बोरोअर्स वगैरह जो कोई भी है इनको एक अच्छे से बैंक रेट, जो हमारा इंटरेस्ट रेट जो है उसके बारे में एक अवेलेबिलिटी लानी थी। इसके लिए ये एमसीएलआर जो था वो ये बनाया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसके स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट देख के मतलब ये एक्सप्लेनेशन के अंदाजा लग जाएगा। These guidelines help to improve the transparency in the methodology followed by the banks for determining the interest rate on advance। ठीक है, तो ये सॉरी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहते थे ये गाइडलाइंस किसके बारे में, इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स, मेथोडोलॉजी जो कोई बैंक्स फॉलो करती थी किस बारे में, तो डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन एडवांसेस। तो ये बात जो है ये इसके बारे में सही है, जो एमसीएलआर के बारे में ये हमने जैसे पहले एक्सप्लेनेशन में देखा था, ये बात सही है। नेक्स्ट इज दीज गाइडलाइंस हेल्प टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट the interest rate which are fair to borrowers as well as the banks। ठीक है, तो बैंक्स और बोरोवर्स इन दोनों के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो फेयर होनी चाहिए, ऐसे ये था एमसीएलआर। तो ये बात जो है ये दोनों स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। सो हमारा आंसर हो जाता है सी, दैट इज बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, एमसीएलआर के बारे में दोनों स्टेटमेंट जो है ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 69 नंबर क्वेश्चन, वॉट इज या फिर आर द यूनिक अबाउट द खराई कैमल जो ब्रीड इंडिया में पाई जाती है, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इट्स अ केपेबल ऑफ स्विमिंग अप टू 3 किलोमीटर्स इन सी वाटर। ठीक है, ये सी वाटर में 3 किलोमीटर तक स्विम कर सकता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज सर्वाइव्स बाय ग्रेजिंग ऑन द मैनग्रूव्स। ठीक है, ये जो खराई कैमल जो है ये मैनग्रूव्स पे ग्रेज करते हैं और ये ऐसे सर्वाइव करते हैं अपने आप को, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट लिव्स इन द वाइल्ड एंड कैनॉट बी डोमेस्टिकेटेड, मतलब ये डोमेस्टिकेट किए नहीं जा सकते ये जो कैमल है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट है। अरे ये पता नहीं क्यों ऐसे, अभी तो अच्छा दिख रहा था, अभी ये पता नहीं क्यों खराब हो गया है। लेकिन आपको ऑप्शन आई होप ये समझ आ रहे होंगे, नहीं तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए ए ऑप्शन क्या है, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर 1, 2 and 3। ठीक है, तो देखिए इसका जो है ना ये 3 किलोमीटर तक सी वाटर में स्विम कर सकते हैं, ये बात सही है। मतलब इनकी सलाइन कंडीशंस में ये अपने आप को ढाल सकते हैं, ये बात जो है ये इसके बारे में सही है। साथ ही साथ ये मैनग्रोव्स पे और जो हमारे सलाइन जो कोई भी पेड़ वगैरह, मतलब ये प्राइमरी जो पार्ट होते हैं इस पे ये मतलब सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन इनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है इनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट हो जाता है। तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया, तो बी, सी और डी तीनों स्टेटमेंट चले जाते हैं। हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो है 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है खराई कैमल्स, तो ये ऐसे है और ये हमारे गुजरात के रीजन में, गुजरात के कच्छ रीजन में पाए जाते हैं। और इनको रिसेंटली मतलब उस समय है ना कुछ न्यूज़ में थे ये कुछ मतलब मैं अभी याद नहीं आ रहा मुझे ये उस समय कुछ क्यों न्यूज़ में थे, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछने वाले थे, ऐसा मतलब फिक्स भी था और आया भी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 70 नंबर क्वेश्चन, रिसेंटली अवर साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू एंड अ डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ बनाना प्लांट
which attains a height of about 11 meters and has a orange colored form of pulp. इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इट इज बीन डिस्कवर. ठीक है, तो हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा बनाना का एक नई स्पीसीज जो थी वो फाइंड की थी, जो अपनी हाइट कितनी 11 मीटर्स. देखिए कितनी बहुत मतलब 11 मीटर्स बहुत ही ज्यादा हाइट होती है ना. हमारे जो बाकी बनाना पेड्स होते हैं उनकी हाइट बहुत कम होती है, लगभग 4 to 5 या फिर 6 फीट की ही इनकी हाइट हो सकती है हमारे रेगुलर की. लेकिन ये जो है बनाना की नई स्पीसीज ये 11 मीटर्स तक बढ़ सकते हैं और इनका पल्प जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है. और ऐसी स्पीसीज जो है वो कहाँ पे फाइंड कर दी गई थी हमारे साइंटिस्ट द्वारा. तो ये क्वेश्चन था. तो ऑप्शन दिए गए थे अंडमान आइलैंड, नेक्स्ट इज अन्नामलाई फॉरेस्ट, या फिर मैकल आइलैंड्स हिल्स, या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, तो ये कहाँ पे पाए गए थे. तो जी देखिए इसका आंसर जो है वो है अंडमान आइलैंड्स में. ठीक है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए भी कुछ काम स्टार्ट कर दिया गया था उस समय, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था. तो इसका आंसर हो जाता है ए, दैट इज अंडमान आइलैंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 71 नंबर क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आईएनएस अस्त्रधारिणी दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली. ठीक है, ये अस्त्रधारिणी आईएनएस जो है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है. देखिए फर्स्ट क्या है, एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, नेक्स्ट इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, एंड लास्ट इज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर. ठीक है, तो देखिए अगर हम इस नाम से भी अगर हम थोड़ा सा गेस करेंगे ना, तो देखिए अस्त्र और धारिणी मीन्स क्या है. अस्त्र मीन्स कोई तो उसमें वेपन होना चाहिए और धारिणी मीन्स वो हेल्ड करती है, ऐसा ये इसका अगर हम इसका नाम का हिंदी में मतलब देखेंगे तो ये ऐसा होता है अस्त्र धारिणी का. तो देखिए अस्त्र धारिणी है मतलब ये सिर्फ ये मतलब हम थोड़ा सा गेस करेंगे तो ऐसे मतलब टॉर्पेडो लॉन्च और ये जो रिकवरी वेसल है ना, टॉर्पेडो लॉन्च कर सकता है ये, मतलब धारिणी है तो लॉन्च करेगा, ऐसे ये गेस कर सकते हैं हम. तो इसका आंसर भी वही था, सी, टॉर्पेडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल, ये है आईएनएस अस्त्र धारिणी. तो सी आंसर हो जाता है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 72. व्हाट इज द ग्रीज्ड लाइटनिंग 10 GI-10 रिसेंटली न्यूज. तो ये GI-10 जो रिसेंटली न्यूज में था ये क्या था. तो ऑप्शन दिए गए थे इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा, नेक्स्ट इज सोलर पावर 2-सीटर एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय जापान, स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च बाय चाइना, एंड लास्ट इज रीयूजेबल रॉकेट डिजाइन बाय इसरो. ठीक है, तो अलग अलग देशों के एक ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन GI-10 ये क्या था. तो इट इज अ इलेक्ट्रिक प्लेन टेस्टेड बाय नासा. ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ तो प्लेन था जो नासा द्वारा डिजाइन और कॉन्सेप्ट जो था वो बनाया गया था और इसको उस समय टेस्ट कर लिया गया था, इसी वजह से ये इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 73rd नंबर क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रोडक्ट प्रमोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ठीक है, तो ये मिलेट प्रोडक्शन प्रमोशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें पूछा गया था. तो ऑप्शन 1 देखिए, दिस इनिशिएटिव एम्स टू demonstrate the improved production and the post-harvest technologies and to demonstrate value addition techniques in an integrated manner with cluster approach. ठीक है, तो ये जो बात है ना कि इसमें मिलेट प्रमोशन कैसे करना था, तो ये क्लस्टर अप्रोच अपनाना था, ये इसके बारे में जो बाकी स्टेटमेंट दिया गया था ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बात सही है. ठीक है, नेक्स्ट इज पुअर एंड स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव लार्जर स्टेक इन दिस स्कीम. ठीक है, तो ये इन लोगों को सबसे ज्यादा स्टेक था ऐसे ये बताया गया था, लेकिन मतलब ऐसे कोई प्रावधान इसमें आई थिंक नहीं कर दिया गया था. ठीक है, तो ये मतलब सेकंड पे थोड़ा सा एम्बिगुअस था. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू encourage farmers of the commercial crops to shift to millet cultivation by offering them free kits of critical inputs of nutrients and micro irrigation equipments. ठीक है, तो ये बात जो है ना कि इनको इनपुट्स देने थे न्यूट्रिएंट्स के, ये बात तो सही है, लेकिन इनको माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स देना था, ये बात इसके बारे में इनकरेक्ट है. सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है. तो जैसे कि हमने कहा 2 और 3 ये बी और डी ऑप्शन चले गए 3 इनकरेक्ट होने की वजह से. अभी बचता है ए और सी इसमें. तो जैसे कि हमने कहा 2 जो था ना ये थोड़ा सा एम्बिगुअस था कि ऐसे कोई प्रावधान किया है या नहीं ये बारे में नहीं पता था, तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर जो था ये ए ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, तो इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशंस, तो ये था ए ऑप्शन 1 ओनली. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 74 नंबर क्वेश्चन. द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट वेर एडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग. ठीक है, तो ये जो हमारी मेथड थी स्वदेशी और बॉयकॉट, ये सबसे पहले कब यूज की कर दी गई थी हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था. तो ऑप्शन क्या है, एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, नेक्स्ट इज होम रूल मूवमेंट, आफ्टर दैट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर विजिट ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया. ठीक है, तो ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो थी ना ये सबसे पहले जब हमारा बंगाल का पार्टीशन करने का प्लान आया था तभी ये स्टार्ट कर दी गई थी, और इसी की वजह से इसका आंसर हो जाता है एजिटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ए है इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 75. सॉरी, विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में हमें ये
मतलब बेसिकली ये बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया था। आप एक बात नोट कर लीजिए, बुद्धिज्म जैनिज्म ये जो है ना टॉपिक, इस पे लगभग 1-2 साल में 1-2 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। तो ये इसी वजह से ये जो हमारा रिलीजियस हिस्ट्री है इसको अच्छे से देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयान सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। नेक्स्ट इज, मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व जो है ये सिर्फ हीनयान सेक्ट जो है इसी के बारे में है, ये ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट। ठीक है, ये एक कंपैशन से भरे हुए व्यक्ति होते हैं बोधिसत्व वाले, और इनका मतलब ये एनलाइटनमेंट की वे पे अपने होते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, बोधिसत्व डिलेज द अचीविंग ऑफ हिज own salvation to help all these sentient brings on their part 2। ठीक है, तो देयर इनको ये बात लाने के लिए सैल्वेशन जो है वो डिले करता है बोधिसत्व, ऐसा ही मतलब बताया गया था, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए ये जो है ना कि जो भी बोधिसत्व में क्या है तो कंपेशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि ये सिर्फ हीनयान सेट के लिए, मतलब ये इनके लिए रिस्ट्रिक्टेड था। ये बोधिसत्व जो थे ना, जिनके पास भी एक कंपैशन से भरा हुआ दिल होगा, इनके बारे में था ये। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो था ये इनकरेक्ट हो जाता है, और फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हमारा बचते बी और सी। तो इसमें ये जो थर्ड है ये बात भी सही है, सो हमारा आंसर हो जाता है बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 76, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर मेडिसिन सैन फ्रंटियर। ये जो था ये न्यूज में था, तो ये क्या है, ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए इसके ए और ए बी सी जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, डायरेक्टली इसका आंसर बता देते हो। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर ये क्या है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 77, with reference to the initiative called the economies of ecosystem and biodiversity, which of the following statements is are correct। ठीक है, तो ये जो क्या इनिशिएटिव है, द इकोनॉमीज ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा ये जो इनिशिएटिव है ये होस्ट कर दिया गया था, सब फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव दैट फोकसेस ऑन ड्राइंग द अटेंशन टू द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो ये हम सोच सकते हैं, इकोनॉमी भी है बायोडाइवर्सिटी भी है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ये हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट present an approach that can help to decision makers recognize the demonstrate and capture the value of ecosystem and biodiversity। ठीक है, तो ये एक थर्ड स्टेटमेंट हो गया जी। देखिए इसके बारे में ना, ये सबसे पहले तो ये कोई मतलब इन तीनों के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये हमारी एक नाम था इनका पवन सुखदेव, इन्हीं के द्वारा ये जो स्टडी थी वो स्टार्ट करी गई थी। ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव था। ठीक है, ये मतलब किसके द्वारा नहीं हुआ था, तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, और फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया तो सिर्फ दो ही बचते, 2 and 3। तो 2 and 3। ठीक है, मतलब थर्ड जो है ये बात सही है, और हमने जैसे कि कहा इकोनॉमिक और बायोडाइवर्सिटी, इसके नाम से ही हमें गेस कर सकते हैं कि ये बात सही है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, दैट इज 2 and 3 करेक्ट। ठीक है, सी 2 and 3 करेक्ट। तो जैसे कि हमने कहा टीब ये क्या है, इट इज अ स्टडी लेड बाय पवन सुखदेव, इट्स एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू ड्रॉ अटेंशन टू द ग्लोबल इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 78 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रेड सैंडर्स समटाइम सीन इन द न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग। तो ये रेड सैंडर्स के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है। देखिए फर्स्ट क्या है, इट इज अ ट्री स्पीसीज फाउंड इन पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया। तो ये साउथ इंडिया में पाई जाने वाली ट्री स्पीसी है, ऐसा ये ऑप्शन फर्स्ट दिया गया था। नेक्स्ट इज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो एरिया है यहाँ पे पाए जाते हैं, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है, और हमें बताना इनमें से कौन से करेक्ट है। देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि ये जो रेड सैंडर्स है ना, ये ट्री स्पीसीज है और सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये इसके बारे में ये इनकरेक्ट है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नहीं, ये डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, हमारा आंसर हो जाता है ए, दैट इज 1 ओनली। ठीक है, ये डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 79 नंबर क्वेश्चन। तो ये पूछा गया कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्लस प्रोग्राम कैन सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू। तो ये यूएन रेड मतलब एनवायरमेंट रिलेटेड और एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसका क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इसके बारे में ही था ये। नेक्स्ट इज रेजिलियंस ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड प्रॉपर्टी रिडक्शन, तो इसके बारे में यूएन रेड प्लस जो प्रोग्राम है अच्छे से देख लीजिए, इसके बारे में ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये सही है। सो हमारा आंसर हो जाता है डी, दैट इज 1, 2 and 3 करेक्ट। रेड प्लस इज अ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम by FAO, that is Food and Agriculture Organization and UNDP, United Nations Development Program। इनका ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था, और ये किस लिए, टू ओवरऑल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द प्रोग्राम इज टू रिड्यूस द इमिशंस एंड एनहांस द कार्बन स्टॉक्स इन फॉरेस्ट व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो ये ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल भी उस समय न्यूज में था, इस वजह से इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी द्वारा। तो ये क्या है, तो देखिए इसका डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, इट इज एन इंटरनेशनल
इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल फॉर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लीडर्स टू अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई एंड मैनेज द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन हमें कैसे लिमिट में रखना है, इनको कैसे हमारे इसके बारे में कैसी इंफॉर्मेशन लानी है, ये सभी मतलब ये बता था, और साथ ही साथ गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स को ये बताता था। और ये ऐसा एक अकाउंटिंग टूल था जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल था, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, ग्रीन गैस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, तो ए हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसके बारे में मतलब मुझे भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सो मैंने इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। कल इसका लास्ट जो हम पार्ट होगा वो भी कवर कर लेंगे। थैंक यू।